India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकारें अस्थायी कर्मचारियों से नियमित काम नहीं ले सकती हैं और साथ ही उन्हें स्थायी पद बनाने होंगे। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें तटस्थ कर्मचारियों को नियमित करने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि राज्यों और एक संवैधानिक नियोक्ता है और उसे अपने कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वित्तीय तंगी एक वैध कारण नहीं है जिसे राज्य अपने कर्मचारियों के अधिकारों को नजरअंदाज कर सके। कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को नियमित करने और उन्हें पूर्ण वेतन और सेवा की निरंतरता देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि पद उपलब्ध नहीं है तो राज्य अतिरिक्त पद सृजित करेगा। इस फैसले से तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य को अपने कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि अस्थायी लेबल के तहत नियमित श्रम का दीर्घकालिक निष्कर्षण सार्वजनिक प्रशासन में विश्वास को कम करता है और समान सुरक्षा के वादे को भी ठेस पहुंचाता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य विभागों को सटीक स्थापना रजिस्टर, मस्टर रोल और आउटसोर्सिंग व्यवस्था रखनी चाहिए और प्रस्तुत करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चयनात्मक नियमितीकरण की अनुमति नहीं है और राज्य को अपने 12 मासी श्रमिकों को एक स्वीकृत आधार पर संगठित करना चाहिए। कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को नियमित करने और उन्हें पूर्ण वेतन और सेवा की निरंतरता को देने का निर्देश भी दिया है। इस फैसले से तदर्थ कर्मचारियों के फैसले यानी कि उनके अधिकारों की रक्षा होगी और उन्हें नियमित करने में मदद मिलेगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य को अपने कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल के उस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार यानी कि राज्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है, जिसमें 2019 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग या एसएससी द्वारा की गई लगभग 25,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। जस्टिस पी.वी. संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि 3 अप्रैल का फैसला व्यापक और गहन दलीलें सुनने और सभी तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद पारित किया गया। खंडपीठ ने कहा कि जस्टिस रिटायर बैग समिति और साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट द्वारा उजागर की गई चयन प्रक्रिया में अवैधताओं और पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपने प्रति शपथ पत्रों में की गई स्वीकृति पर भी विधिवत विचार करने के बाद यह फैसला पारित किया गया है। इसके अलावा खंडपीठ ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग द्वारा मूल भौतिक OMR शीट या कम से कम उनकी प्रतियां सुरक्षित रखने में विफलता एक महत्वपूर्ण कारक थी, जिस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है। इसके अलावा पुनर्विचार खंडपीठ ने कहा है कि 3 अप्रैल के फैसले में कहा गया है कि अधिकारियों को छुपाने से सत्यापन और निर्धारण ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे कि यह अपरिहार्य रूप से दृढ़ विश्वास पैदा हुआ कि ऐसी अवैधताओं के कारण पूरी चयन प्रक्रिया से समझौता किया गया था। खंडपीठ ने कहा है कि पुनर्विचार याचिकाओं में मूलतः गुण दोष के आधार पर मामले की नए सिरे से सुनवाई की मांग की गई है। 3 अप्रैल को तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पी.वी. संजय कुमार की खंडपीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने 2016 में पश्चिम बंगाल विद्यालय चयन आयोग द्वारा
की गई लगभग 25,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य घोषित कर दिया था। अदालत ने हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को मंजूरी दे दी कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से दूषित थी और उसे सुधारा नहीं जा सकता था। अदालत ने नियुक्तियों को तुरंत रद्द करने के हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। 22 अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में इन नौकरियों को अमान्य घोषित कर दिया। ये नौकरियां कुख्यात नकदी के लिए नौकरी भर्ती घोटाले के कारण जांच के दायरे में आई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस दृष्टिकोण की पुष्टि की जिसमें उन्होंने दावा यानी कि उन्होंने कहा था कि यदि हाईवे की स्थिति बहुत खराब है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यात्रियों को टोल देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ NHAI की अपील खारिज कर दी, जिसमें सड़क की खराब स्थिति के कारण त्रिशूर जिले के पलिये ककरा में NH 544 पर टोल वसूली पर रोक लगा दी गई थी। बता दें कि पीठ ने हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की कि टोल चुकाने वाला नागरिक अच्छी सड़कों की मांग करने का समान अधिकार प्राप्त करता है और यदि उस अधिकार की रक्षा नहीं की जाती तो NHAI या उसके प्रतिनिधि टोल की मांग नहीं कर सकते। पीठ ने कहा है कि हम हाईकोर्ट के इस तर्क से सहमत हैं कि वैधानिक प्रावधानों के तहत उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने का जनता का दायित्व इस आश्वासन पर आधारित है कि सड़क का उनका उपयोग बिना किसी बाधा के होगा। जब जनता कानूनी रूप से उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होती है तो साथ ही उसे सड़क तक निर्बाध, सुरक्षित और विनियमित पहुंच की मांग करने का समान अधिकार भी प्राप्त होता है। अपने आदेश में पीठ ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया है कि एक नागरिक जिसने सड़क पर मोटर वाहन चलाने के लिए कर का भुगतान किया है उसे सड़क के उपयोग के लिए टोल का अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि NHAI सुचारू यातायात बहाल होते ही निलंबन हटाने के लिए प्रार्थना करने का हकदार होगा। रियायत ग्राही को हुए नुकसान के संबंध में न्यायालय ने कहा है कि वे या तो NHAI के समक्ष अपनी समस्या को उठा सकते हैं या रखरखाव की जिम्मेदारी के साथ या उसके बिना संचालन अवधि बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने सड़क की भयावह स्थिति के लिए NHAI की कड़ी आलोचना की, जहां पिछले सप्ताहांत 12 घंटे तक यातायात जाम रहा। साथ ही आपको बता दें कि पीठ ने पूछा है कि अगर सड़क चलने लायक नहीं है तो यात्रियों से टोल कैसे वसूला जा सकता है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारी पर सख्त टिप्पणी की, क्योंकि अदालत में भेजी गई केस डायरी की प्रति से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब पाए गए। बता दें कि ये तथ्य राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष रखे और साथ ही जस्टिस जय सिंह गुप्ता ने इस घटना को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसे पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के संज्ञान में लाने का आदेश भी दिया। उन्होंने कहा है कि ये वास्तव में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी कारणवश राज्य के वकील को जो केस डायरी की प्रति दी गई है उसमें ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल नहीं थे, जैसे पीड़ित का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो गंभीर चोटों को दर्शाता था, केवल तब जब जांच अधिकारी को मूल केस डायरी के साथ बुलाया गया। ये बात सामने आई है कि अब यह उपयुक्त प्राधिकारियों पर निर्भर करता है कि इस मामले में जांच कराई जाए या नहीं। आदेश की प्रति विशेष दूत के माध्यम से पश्चिम बंगाल के DGP को भेजी जाए। ये टिप्पणी उस अग्रिम जमानत याचिका पर आई है जिसमें शिकायतकर्ता की ओर से वकील ने याचिका का विरोध करते हुए सरकारी अस्पताल का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया। इस सर्टिफिकेट में दर्शाया गया है कि पीड़ित को अन्य चोटों के साथ स्प्लीन में गंभीर चोटें भी लगी और उसका शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना पड़ा। बता दें कि राज्य की ओर से एडवोकेट ने बताया कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पहले दी गई केस डायरी की प्रति में शामिल नहीं था, लेकिन साथ ही जब जांच अधिकारी को मूल केस डायरी के साथ बुलाया गया तब उसमें उक्त सर्टिफिकेट पाया गया। अदालत ने केस डायरी में उपलब्ध आपत्तिजनक सामग्री
और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर, जिसमें पीड़ित के महत्वपूर्ण अंग पर गंभीर चोट का उल्लेख था, अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। महानिदेशक को जांच के आदेश दिए गए हैं और इस पूरे मामले पर बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी को सख्त टिप्पणी इस पर अधिकारी पर की है, पीड़ित को गंभीर चोटें आई और स्पलीन का जो ऑपरेशन हुआ है उसके पूरे डॉक्यूमेंट आखिर क्यों नहीं दिए गए। साथ ही अदालत ने अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने से भी मना कर दिया। तो केस डायरी के प्रति से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब पाए गए, जिस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। जस्टिस जय सेन गुप्ता ने इसे बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बता दें आपको कि पुलिस महानिदेशक को जांच के आदेश भी दिए गए हैं। बता दें कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर, जिसमें पीड़ित के महत्वपूर्ण अंग पर गंभीर चोट का उल्लेख था, अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। राज्य की ओर से एडवोकेट ने बताया कि ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पहले दी गई केस डायरी के प्रति में शामिल नहीं था। केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें राज्य के सभी सरकारी लॉ कॉलेजेस में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए आरक्षण और अलग रैंक सूची की मांग की गई। बता दें आपको कि इस याचिका को एक ट्रांसजेंडर महिला ने दायर किया है और जिसने केरल लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के माध्यम से इंटीग्रेटेड 5-ईयर LLB कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने परीक्षा में योग्यता प्राप्त की और रैंक सूची में शामिल हुई। साथ ही जब उसने सरकारी लॉ कॉलेज कोझिकोड में आवेदन किया तो उसे बताया गया कि कॉलेज में प्रवेश रैंक सूची और केंद्रीय आवंटन प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है, जिसमें ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए अलग आरक्षण श्रेणी या सीट प्रदान नहीं की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसे ट्रांसजेंडर श्रेणी में प्रवेश से वंचित करना सुप्रीम कोर्ट के नालसा फैसले और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत संविधिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि केरल सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश जो ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग मानते हैं और उन्हें शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण लाभ प्रदान करने का निर्देश देते हैं का उल्लंघन हुआ है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में अधिकारियों को उसे शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 के लिए ट्रांसजेंडर आरक्षण श्रेणी के तहत कोर्स में प्रवेश देने का निर्देश देने की मांग की है। इसके अलावा उसने केरल सरकार को सभी सरकारी लॉ कॉलेजेस और साथ ही अन्य शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए आवश्यक सरकारी आदेश या अधिसूचनाएं जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की है। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि आयुक्त प्रवेश परीक्षा को भविष्य में KLEE और इसी तरह की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक अलग आरक्षण श्रेणी और रैंक सूची बनाने और प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें आपको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। मऊ की निचली अदालत ने हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। अब्बास अंसारी ने निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन अपील दायर करके चुनौती दी थी, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मंजूर कर लिया है। अब्बास अंसारी की रिवीजन अपील मंजूर
होने का मतलब साफ है कि उनकी 2 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सजा पर रोक लगाने के चलते अब अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। साल 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी पर हेट स्पीच का आरोप लगा था। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद मऊ की कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा के चलते अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। सजा के बाद अब्बास अंसारी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिसमें अब्बास अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय की तरफ से गया कि जो एलिगेशन लगाए गए थे वह क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं आते हैं और अगर वह मामला बनता भी है तो आचार संहिता उल्लंघन का बनता है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट ने जो सजा सुनाई उस पर रोक लगाई जाए। इस पूरे मामले में अब्बास अंसारी के वकीलों की दलीलों को हाई कोर्ट ने मानते हुए उनकी अपील को मंजूर कर लिया है, जिसके चलते अब्बास अंसारी की सजा पर अब रोक लग गई है और अब इस फैसले से अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को एजुकेशन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ मुकदमा चलाने के खिलाफ आपको बता दें कि मुकदमा चलाने के मंजूरी देने के लिए विचार करने का निर्देश दिया है, जिस पर आरोप है कि उसने रेजोल्यूशन प्रक्रिया के दौरान कंपनी के फंड का गलत प्रबंधन किया है। जस्टिस भरथा चक्रवर्ती ने नोट किया कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने न्याय के प्रशासन से जुड़े कर्तव्य को पालन किया। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की भूमिका आखिर क्या होती है। क्या आपको पता है IRPS पब्लिक सर्वेंट्स है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट? लेकिन क्या आप जानते हैं IRPS कौन है? लेट मी टेल यू। IRPS इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स है। मतलब जब IRP कंपनी के पैसे और अफेयर्स मैनेज करता है इंसॉल्वेंसी में, तो वो कोर्ट के लिए काम करता है। इसलिए अगर IRP ने फंड्स मिसमैनेज किया तो प्रोसिक्यूशन के स्पेशल सैंक्शन चाहिए होता है। ये रूलिंग मद्रास हाई कोर्ट की अगस्त 2025 की जजमेंट से आई है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अलग अप्रोच रखा था। तो अब कोर्ट्स में क्लैरिटी आएगी, IRP पर करप्शन लॉस लागू होंगे। डू फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.